This topic is trading losses. Trading losses for individuals. Individuals हम जैसे कि अभी पढ़ ही रहे हैं, सोल ट्रेडर, एम्प्लॉई वगैरह वगैरह। अब ये है ट्रेडिंग लॉस, इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम में हमने नेट प्रॉफिट से चलना शुरू किया था, एडलेस की कहानी खेली थी। एडलेस की कहानी के बाद हमारे सामने आया था क्या? हमारे सामने आया था कैपिटल अलाउंस, फिर एसबीए, इसके बाद बेसिस पीरियड। बेसिस पीरियड का आंसर अगर माइनस में आ जाए, यानी हमारे पास आंसर लॉस में आए, तो इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग लॉस। कैपिटल अलाउंस से भी लॉस बढ़ सकता है। देखिए, पर्सनल अलाउंस वगैरह जो थे ना, वो लॉस बढ़ाते नहीं थे। यानी एक एग्जांपल में यूं कहूं कि मिसाल के तौर पे एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है मेरे पास। एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट जस्ट अज्यूम 10,000 है। कैपिटल अलाउंस आपने कैलकुलेट करा, कैपिटल अलाउंस आ गया, अल्लाह भला करे, 15,000। तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग लॉस। ट्रेडिंग लॉसेस का चैप्टर स्टार्ट हुआ जब हमारा आंसर माइनस में आ जाए। कैपिटल अलाउंस ट्रेडिंग लॉस को ट्रिगर करता है। ये भी सीन हो सकता है, ये केस ए हो गया। एक केस और भी हो सकता है कि एडलेस करने के बाद आपके पास आंसर ही माइनस में आता है और आपके पास 15,000 का कैपिटल अलाउंस भी है, तो अगेन यू आर हैविंग अ ट्रेडिंग लॉस। यानी कैपिटल अलाउंस वो इकलौता अलाउंस है विच कैन ट्रिगर द ट्रेडिंग लॉसेस। वरना पर्सनल अलाउंस, रिलीव्स वगैरह हमने जितने भी पढ़े हैं, वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, नेगेटिव फिगर नहीं ला सकते। लेकिन कैपिटल अलाउंस वो इकलौती चीज है जो क्या ट्रिगर करता है, जो आपका लॉस को ट्रिगर करता है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास लॉस आ सकता है, हमारे पास लॉस आ सकता है अगर कैपिटल अलाउंस ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। अब ये ट्रेडिंग लॉस आ गया, अब इसको चलाना कैसे, खेलना कैसे है? तो ट्रेडिंग लॉस को खेलने के तीन ग्राउंड्स हैं। देयर आर थ्री प्लेइंग ग्राउंड्स फॉर ट्रेडिंग लॉसेस। एक होगा चलता हुआ कारोबार, ओजी। याद है ओजी? बेसिस पीरियड में पढ़ा था ना। ऑन गोइंग, चलता हुआ कारोबार हो और लॉस हो जाए। फिर न्यू बिजनेस, नया कारोबार हो, फर्स्ट ईयर हो उसका, ओपनिंग ईयर हो और उसको लॉस हो जाए। और तीसरा ग्राउंड है टर्मिनल लॉस, कारोबार का आखिरी साल, लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। मतलब नया नया बिजनेस खुला, उसको लॉस हो गया। नया नया लॉस खुला, नया नया बिजनेस खुला, उसको लॉस हो गया। दूसरा, दूसरा एक बिजनेस बंद हो रहा है और उसको लॉस हो गया। तीसरा और आखिरी, जो अभी हम सबसे पहले ही करेंगे, वो है कि एक चलता हुआ कारोबार है और उसको लॉस हो गया। ये तीन सिचुएशंस यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, ट्रेडिंग लॉसेस। अब हम स्टार्ट करने लगे, जो है चलते हुए कारोबार को लॉस हो गया। एक चलता हुआ कारोबार है, उसको लॉस हो गया। इसकी सिचुएशन कैसे होगी? इसमें दो पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? दो। पहला और दूसरा। पहले मैं आपको एक बताऊंगा, फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर दूसरा बताऊंगा और उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर प्रॉपर्टी इनकम याद है, प्रॉपर्टी में अगर लॉस होता था तो क्या करते थे? सर, प्रॉपर्टी में अगर लॉस होता था तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो यहाँ पे भी अलाउ है कि अगर किसी कंपनी को ट्रेडिंग लॉस हुआ है
यानी बिजनेस इनकम से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम से लॉस हुआ है, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ ले सकता है। और याद रखना, कैरी फॉरवर्ड रिलीफ हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट होगा। यानी अगर किसी चलते हुए बिजनेस को लॉस हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, वो रिलीफ ले सकता है। कहाँ से लेगा रिलीफ? अगले 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 अगले, जब तक जिंदगी है आगे 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 जाता जाएगा, और वो आगे आगे जाएगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ इसी का नाम है। हैंडआउट इसका अवेलेबल है, आपके पास आ गया है। इस हैंडआउट से हम क्वेश्चंस करेंगे अब। हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 1 है एडवर्ड। एडवर्ड की रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट क्या है? थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़िए। एडवर्ड देखें, हैड फॉलोइंग रीसेंट रिजल्ट, कहीं नहीं लिखा नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। इट मीन्स कि ये नॉर्मल कंपनी है, चलता हुआ कारोबार है। खैर हो गई, चलता हुआ कारोबार है, मसला ही कोई नहीं। चलता हुआ कारोबार है तो टेंशन लेने का नहीं है। रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट क्या फरमा रही है? रिक्वायरमेंट कह रही है कि एडवर्ड चाहता है कि वो क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्या चाहता है एडवर्ड? कि वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, बस वही तो सीखना है। मुझे बताओ, ये चलता हुआ कारोबार है तो बेसिस पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है ना, कोई खास ताल्लुक नहीं है बेसिस पीरियड का, राइट और रॉन्ग? ठीक। बेसिस पीरियड फर्स्ट ईयर पे होता है, सेकंड ईयर पे होता है, या लास्ट ईयर पे होता है? ओजी ओजी क्या होता है? सीधा सीधा जा रहे होते हैं ना, कोई टेंशन नहीं होती। अब मुझे बताओ, ठीक। 31 दिसंबर 2020 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है? 2021। 20 21 के 21 22? सोचिए, बिल्कुल सही कहा, 20 21। तो देखो, अब मैं जो ये कॉलम्स बना रहा हूँ ना, ये कोई नया शेड्यूल नहीं बना रहा हूँ। आप वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अभी रिसेंटली आप देख रही हैं, आपको याद हो, उसमें मेन फॉर्मेट है। ये मेन फॉर्मेट का टोटल का कॉलम बन रहा है। क्या बन रहा है? मेन फॉर्मेट का टोटल का कॉलम बन रहा है, जिसमें ट्रेडिंग इनकम आ रही होती है। क्या आ रही होती है? ट्रेडिंग इनकम। हम लॉस को हाईलाइट करते हैं। लॉस किस साल में हुआ है उसको हाईलाइट करते हैं, और लॉस वाले साल का नाम होता है करंट ईयर। करंट ईयर हम उस साल को बोलते हैं जिस साल लॉस हुआ है। अब हम ट्रेडिंग इनकम लिखेगा। भाई देखो, लॉस वाले साल को हाईलाइट मैंने शायद गलत कर दिया, एक मिनट। लॉस वाले साल को हाईलाइट किया, और लॉस वाला साल है करंट ईयर। ट्रेडिंग इनकम लिखनी है, लॉस नहीं, जीरो हो गया, जीरो। 3010। अब मैं लॉस का रिलीफ लूंगा। इस रिलीफ का नाम है कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ही आगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ही आगे। एक छोटी सी वर्किंग, अगर ये सीआरक्यू में आता है तो लॉस मेमोरेंडम बनाने के मार्क्स होते हैं। कैसे बनता है? लॉस अराइजेस इन 20 21। 20 21 में लॉस हो गया 5। अभी अपने को क्या करने का है इस सवाल में? सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने का। कैरी फॉरवर्ड 20 21 में लॉस हुआ है, तो अगला साल है 21 22। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से हो सकता है। 3000 एजेस खलास। 3000 खलास। कितना बचा? 2000। क्या करूं, और आगे चले जाओ सर, मसला थोड़ी है। चलो भाई, 2000 आगे चले गए। कैरी फॉरवर्ड यहाँ यूज हो गया, फिर कैरी फॉरवर्ड के नाम पे 22 23 में यूज कर लिया 2000। लॉस कितना बचा भाई? मेमोरेंडम के हिसाब से लॉस सारा कंज्यूम हो गया, और मेरे पास
एडजस्टेड यानी ट्रेडिंग इनकम आफ्टर लॉस एडजस्टमेंट आ गई। अब इसमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, जो भी इनकम है वो ऐड होंगी और टोटल इनकम आएगी। वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये था कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ, कि अगर एग्जामिनर कहता है कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें, तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड अगर बोला जाएगा तो एडवर्ड में जैसे सिखाया ऐसे ही करना है। कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? अब एक और चीज है, रिलीफ का एक और शेप भी है। वो शेप क्या है? वो शेप अभी आप देखेंगे। देयर इज अनदर वे। वो कहते हैं कि आप चाहो ना, इफ यू वांट, यू कैन एडजस्ट योर लॉसेस फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉस एंड पीछे 12 महीने, कैरिड बैक 12 मंथ्स। कैरिड बैक, सर पिछला अकाउंटिंग ईयर, बेटा अकाउंटेंट बन के तो सोचना ही नहीं है ना। टैक्स कह रहे पीछे एडजस्ट हो सकता है तो कर लो, बस खलास, ज्यादा सोचो नहीं, वो एडजस्टमेंट दे देंगे आपको, पैसे दे देंगे। और ये एडजस्टमेंट होती है सिर्फ टोटल इनकम से। कहाँ से एडजस्ट होता है ये? टोटल इनकम से। यानी कैरी फॉरवर्ड वाला रिलीफ सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से मिलता है। जिस साल लॉस हो उस साल की टोटल इनकम से भी एडजस्ट किया जा सकता है और 12 महीने पीछे भी जाया जा सकता है। सर एग्जाम में अब हमारे पास तो ये इतना स्पेसिफिक जैसे एडवर्ड था, ऐसे कभी भी नहीं होता। हमें खुद चॉइस करना होता है, क्योंकि ये टैक्स प्लानिंग में आता है। हमें खुद लॉस को चूज करना होता है कि कौन सा रिलीफ लगाना है, तो वो भी सिखाऊंगा, टेंशन थोड़ी। तो आपने एक बात याद रखनी है, एग्जामिनर आपको 2-3 तरीके से ये एग्जामिन करेगा। पहला तरीका वो कहेगा भाई कैरी फॉरवर्ड कर दो, जो अभी हमने एडवर्ड में सीखा। और ऐसा एग्जामिनर करेगा तो समझोगे टैक्स का रिजल्ट जो है वो पता नहीं कितना % और बढ़ जाएगा। तो ऐसा वो कभी भी इतना आसान नहीं करेगा। एग्जामिनर एक और तरीके से बात करेगा, वो कहेगा ऑब्टेन लॉस रिलीफ एज अर्ली एज पॉसिबल। एग्जामिनर बोलेगा ऑब्टेन लॉस रिलीफ एज अर्ली एज पॉसिबल, ये हिंट है। ये बोलेगा तो इसका मतलब वो क्या देखना चाह रहा है? एज अर्ली एज पॉसिबल लिखेगा तो वो पता है क्या देखना चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि बेटा आप सीक्वेंस फॉलो करें। पहले लॉस को करंट ईयर से एडजस्ट करें, फिर लॉस को पिछले 12 महीने से एडजस्ट करें, और फिर कोई लॉस बच जाए ना, अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें। ये दोनों आपने टोटल इनकम से करना है और ये आपने सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से करना है। ये एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में लिखेगा ऑब्टेन रिलीफ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिर आपने क्या करना है, जो सीक्वेंस लिखी इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब इस हैंडआउट का क्वेश्चन 2 तो आपका होमवर्क है, वो तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लेके आया हूँ। क्वेश्चन 4 की आई वुड लाइक यू टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन 4 बी पार्ट पढ़ना है। Claims against total income are made to obtain relief for the loss as early as possible. Do we get the hint by the exam? जी। नाउ ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। बिजनेस चलता हुआ कारोबार है, कहीं स्टार्ट या एंड होने की बात नहीं हुई, ठीक है। ये ईयर एंड पहला वाला से मैं टैक्स ईयर आइडेंटिफाई कर लूं। विच टैक्स ईयर इज दैट? विच टैक्स ईयर इज दैट? 31 जुलाई 2020 कौन से टैक्स ईयर में आती है? 2021। 2021, फिर अगला वाला 21-22, 4 साल है ना। फिर 22-23 जो हमारा प्यारा टैक्स ईयर है, और 23-24। बहुत एहतियात से, अब इसको कॉपी नहीं करें,
इसको एक नजर देख लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर इसको एक साथ आप कॉपी करना, ये कॉपी करेंगे आपसे गलती हो जाएगी। देखें करना कैसे है, मेरी बात समझो गौर से, स्क्रीन पे फोकस प्लीज। ट्रेडिंग इनकम कितनी है, 18, इधर लॉस है, यहाँ 13 है, यहाँ मेरा है यानी 15। लॉस वाले ईयर को हाईलाइट कर देते हैं, दैट्स द ईयर ऑफ लॉस विच इज नोन एज करंट ईयर। अब सीक्वेंस क्या है, करंट ईयर से, कैरिड बैक से और कैरी फॉरवर्ड से। हमेशा हमेशा आपने यहाँ यूं लिखना है, कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ। और कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर में होगा ना, फ्यूचर में होगा ना, जिस साल लॉस हुआ उसके बाद के सालों में होगा ना, इधर और इधर। एम आई राइट और रॉन्ग? इधर ब्रैकेट बना के जगह खाली छोड़ देना और टोटल नहीं करना। बाकी जो 2 साल हैं यानी कैरी फॉरवर्ड से हटके हैं उनका टोटल कर लेना। इसलिए मैंने कहा था कॉपी नहीं करना वरना बाद में कंफ्यूजन होगी। पहले समझो कैसे लिखा मैंने। मैंने चार्ट बनाया, कैरी फॉरवर्ड के लिए जगह छोड़ी, जहां पे कैरी फॉरवर्ड आएगा उसको टोटल नहीं किया, बाकी को कर लिया। अब मेरे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। देखो अदर इनकम के नाम से ये इनकम दे रहा होता है। अदर इनकम का मतलब वी हैव अदर इनकम्स। ये एम्प्लॉयमेंट है या इंटरेस्ट है या डिविडेंड है या प्रॉपर्टी इनकम है, कुछ भी हो सकती है। मेन फॉर्मेट है ना ये, मेन फॉर्मेट का टोटल का कॉलम है। हर साल 12,000 है। एवरी ईयर वी डू हैव अदर इनकम्स ऑफ 12,000, हमने लिख दी। एनी डाउट्स? नहीं। जब सारी इनकम्स प्लस होती हैं तो आंसर का क्या नाम होता है, टोटल इनकम। इनकम। और फिर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हो आता है तो फिर नेट इनकम होती है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, टोटल इनकम। जरा ये कैलकुलेटर चलाते हैं तो 30,000 हाजा 12,000। कैरी फॉरवर्ड वालों का टोटल तो नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस रिलीफ। और करंट ईयर से, करंट ईयर मतलब जिस साल लॉस हुआ है वहां से, और 12 महीने पीछे से एडजस्ट करूंगा लॉस को। ये टेबल बनाने आना फर्स्ट तो बहुत जरूरी है। आमतौर पे स्टूडेंट्स पता नहीं डायरेक्ट बनाते हैं, भाई जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है ना आपको ऐसे ही करना। जगह छोड़ी, टेबल पूरा किया, लॉस अब हम एडजस्ट करेगा। अभी अपन लॉस एडजस्ट करेंगे, पहले ये टेबल बनाया। एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब ये सीक्वेंस, पहले करंट से, फिर 12 महीने पीछे, फिर कैरी फॉरवर्ड, टेबल खड़ा कर दिया। कोई सवाल जहन में आ रहा है? नहीं। लॉस मेमोरेंडम कोने में बन रहा है, लॉस अराइजेस 21-22 में इतना लॉस। सबसे पहले सीक्वेंस करंट ईयर से एडजस्ट करूं, यानी लॉस के साल से कितना एडजस्ट हुआ, 12,000 की इनकम है, 12,000 ये सेस हो गया, यूज्ड इन 21-22 करंट ईयर, सी वाई करंट ईयर। कितना लॉस बचा, 31,200। फिर सीक्वेंस के हिसाब से एज अर्ली एज पॉसिबल था ना, करंट ईयर किया। अब क्या करना है, 12 महीने पीछे जाऊंगा, इनकम है, एडजस्ट हो गया 30। पिछले 12 महीने कैरी बैक के नाम पे यूज किया, पिछले साल से 30, लॉस बचेला है 12, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 13,000 में एडजस्ट हो गया, 11,800 बचा। कैलकुलेटर में हेल्प कीजिएगा। और लॉस खत्म हो गया है तो आगे कोई एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है। यहां तक गौर से देखा, करंट ईयर से एडजस्ट किया, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सॉरी करंट ईयर से किया, कैरी बैक किया और जो बचा उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये ट्रिक पे आपको खेलना है। और जो आंसर आया, क्या क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? यही नहीं। नेट इनकम। नेट इनकम के बाद प्यारा सा हमें याद है पर्सनल अलाउंस। इनकम ही जीरो हो गई है तो पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो गया, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल अलाउंस की वजह से नेगेटिव फिगर नहीं आती। टैक्सेबल इनकम जीरो जीरो।
यहाँ पे 12,570 और यहाँ पे 12,570 का पर्सनल अलाउंस माइनस होएगा और वी विल गेट सम आंसर जो आप लिख लेंगे। अब आप इसको सुकून से कॉपी करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम हियर प्लीज। अल्लाह हमारे पास एक और चीज है, वो चीज है द लास्ट टॉपिक, ट्रेडिंग लॉस फॉर ऑनगोइंग सिचुएशंस, चलते हुए बिजनेस के लॉस की आखिरी चीज। रिक्वायरमेंट पढ़े, सिर्फ रिक्वायरमेंट। यहां पे बोल रहा है ऑब्टेन लॉस रिलीफ एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, एज बेनिफिशियल लिखा हुआ है। अगर एग्जामिनर ये टर्म यूज कर देता है, वो किसी भी एंगल से हो, इंग्लिश वो कुछ भी लिख दे, बस मोस्ट बेनिफिशियल वे लिखा हुआ आ जाए या एज बेनिफिशियल लिखा हुआ आ जाए, बस बेनिफिशियल का वर्ड क्रूशल है। यानी ऑब्टेन रोल रिलीफ, लॉस रिलीफ एज और बेनिफिशियल का वर्ड आ जाए, ठीक है। मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मोस्ट बेनिफिशियल वे, व्हाटसएवर, बस बेनिफिशियल का वर्ड आ जाए तो फिर आंसर करना ट्रिक इज टोटली डिफरेंट। वो डिफरेंस आपको अब हम सिखाएंगे। यहाँ पे जब ये बात आती है ना, तो हमें 4 बार वर्किंग करनी पड़ती है। कितनी बार? 4 से 5 बार हम वर्किंग करते हैं। पहली वर्किंग क्या करते हैं? पहली हम अज्यूम करते हैं कि यार एज अर्ली एज पॉसिबल वाला काम करो। एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब जो ये लॉस है ना, इसको पहले लॉस के साल से एडजस्ट करो, फिर 12 महीने पीछे ले जाओ और फिर आगे ले जाओ। यानी पहले आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल के तरीके से सॉल्व करो। तो शाबाश, अभी हमने एज अर्ली एज पॉसिबल सीखा है। सो प्लीज ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल कैसे होगा इस क्वेश्चन में, और मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल के आंसर्स 3 साल का काम करेंगी बताइए। फिर मैं आगे बताऊंगा कि बाकी की 3 वर्किंग कौन सी हैं और कैसे होती है। शाबाश, स्टार्ट। मुझे बताइए टैक्स ईयर कौन सा बनेगा 31 दिसंबर 2021? 21-22 का। ये 21-22 हो गया, ये 22-23 हो गया, और ये हो गया 23-24। आता है ट्रेडिंग, पूरा लिखना पड़ता है यहाँ, ट्रेडिंग इनकम 34,000, 0 एंड 6,800। हमें जगह छोड़नी होती है यहाँ कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ के लिए। जो लॉस का साल है उसके बाद वाला साल कैरी फॉरवर्ड का होता है, और आंसर आ रहा होता है। कैरी फॉरवर्ड वाले को छोड़ के हम टोटल कर लेते हैं। अदर इनकम दी हुई होती है, अदर इनकम कुछ भी हो सकती है। कितनी है? अलग अलग है ना इस सवाल में। 5,000, 6,000 और 6,000, 13,000। टोटल इनकम 39 39 and 6,000। एंड 30। सॉरी, वहां तो टोटल करना मना है ना, फॉरवर्ड है वो। अब हमें करंट ईयर कौन सा होता है जिस साल लॉस होता है। अब इसका लॉस मेमोरेंडम तो आप बना रही होंगी, ठीक है। मैं लॉस रिलीफ की बात करूंगा। करंट ईयर से कितना एडजस्ट हुआ? 48,000। ये मैं अब इसको शॉर्टकट बना रहा हूँ। अगर ये CRQ में है तो आपने प्रॉपर लॉस मेमोरेंडम बनाना है, जो हमने अभी सीखा है। 6,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया, कितना बच गया? 22। 42 बच गया। कैरिड बैग में कितना एडजस्ट हो गया? 39। कितना बचा टू बी कैरी फॉरवर्ड? 3,000, और 3,000। फॉरवर्ड हो गया 16,800, और यहाँ कुछ नहीं। दैट्स इट, 0, 0 एंड 16,800। अगर मैं आगे बढ़ूं कि पर्सनल अलाउंस की बात करूं, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल अलाउंस वेस्ट होगा। यार पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है ना। पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है ना। गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया है और हम उस रिलीफ का फायदा
नहीं उठा सक रहे, आंसू आ गए आंखों में। मोस्ट बेनिफिशियल वे यही तो है कि पर्सनल अलाउंस को बचाना है। ये कितना बचेगा? 4000, 4000। 4230। यानी अगर मैं ये अप्रोच लेके चलूं तो मेरा आंसर होगा 4230 ओवरऑल टैक्सेबल इनकम। मेरी टैक्सेबल इनकम है 4230 फॉर द 3 साल क्यूमुलेटिव। अगर मैं पहले करंट ईयर से फिर 12 महीने पीछे और फिर 12 आगे लेके जाता हूँ लॉस रिलीफ को, तो मुझे पता चलता है कि मेरी टैक्सेबल इनकम है 4230। यानी मुझे 3 सालों में, अगर मैं बेसिक बैंड टैक्स पेयर होऊंगा तो 4230 पे 20%, हायर हूं तो 40 और एडिशनल हूं तो 45% टैक्स देना है। एम आई राइट और रॉन्ग? टैक्स जी। तो एक ऑप्शन है, एज अर्ली एज पॉसिबल अगर करते हो तो ये सही है। लेकिन आपका दिमाग चलाओ, मोस्ट बेनिफिशियल वे। हमने बोला ये नई कहानी लाए हो, मोस्ट बेनिफिशियल वे, दिमाग चलाओ। वो पता है क्या है कि मोस्ट बेनिफिशियल वे की कहानी ये है कि वो ये कहते हैं कि अब आपके पास ऑप्शन है, आप खेलो। क्या खेलो? देखो आप खेलो, कैसे खेलेंगे? अब वो कहते हैं भाई देखो, इसमें तो आपका आंसर है 4230 ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। लेकिन अब आप, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यूं खेलता हूँ, एज अर्ली, ए था, ए पार्ट सॉल्व हुआ, एज अर्ली एज पॉसिबल के जरिए से मैंने सॉल्व किया, तो मेरे 4 साल की ओवरऑल इनकम ये आ गई। मेरे पास एक और तरीका भी है, मोस्ट बेनिफिशियल में 4 बार सॉल्व होता है। बी बी है कि मैं सिर्फ लॉस को कैरी फॉरवर्ड करूं, बस। मैं लॉस को क्या करूं? सिर्फ कैरी फॉरवर्ड, करंट ईयर और कैरीड बैक ना करूं, तो क्या होगा? आइए देखते हैं। ये सेकंड सॉल्यूशन मोस्ट बेनिफिशियल वे होगा, तो फिर ये करना होगा, वरना नहीं। एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल होगा तो जैसे हमने सॉल्व किया वही हमारा फाइनल आंसर CRQ का हो जाएगा। लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट आए तो फिर मेहनत होती है, थोड़ी ख्वारी होती है ज्यादा। मैं अब इसको जो नया चीज लिखूंगा ब्लैक से, करंट ईयर में एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, कैरीड बैक एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास लॉस हम फॉरवर्ड करेंगे। यानी अगर लॉस मेमोरेंडम की बात की जाए तो 48,000 का लॉस सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जो कि 6,800 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जो लॉस बचेगा सर उसका क्या? तो वो मजीद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 24-25 में चला जाएगा, खत्म। उन्होंने कहा है ना भाई, कैरी फॉरवर्ड ही करो। यानी ऑप्शंस हैं, वी हैव ऑप्शंस। यानी एज अर्ली एज पॉसिबल कर सकते हैं, या सिर्फ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। यानी 48 का लॉस है 22-23 में, तो 23-24 से एडजस्ट कर लो, फिर 24-25, फिर 25-26, 26-27, जब तक जिंदगी है करते चले जाओ, खलास। 13,000 यहाँ आया। मुझे जरा कैलकुलेशन में हेल्प कीजिएगा। 13,000 में अगर पर्सनल लॉस माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 430। ये जीरो नहीं हुआ, 6,000 आ गया। ये 39,000 आ गया। पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, कम कमा रहे हैं तो पर्सनल अलाउंस जितना कमाओगे उतना मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा? 39 माइनस 12 बाय 70। 26,430। और अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अगर मैं कैरी फॉरवर्ड खेलता हूं, तो 3 साल की ओवरऑल इनकम, हाउ मच वुड बी माई टोटल इनकम ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स? 26,430 प्लस 0 प्लस 430, इट विल बी 26,000। मिनट। 26। एम आई राइट? जी। मैंने डायरेक्ट किया है, कोई गलती है कैलकुलेशन में तो बता देना, ठीक है। तो अब आपके सामने दो आंसर हो गए। मोस्ट बेनिफिशियल हो तो ये होशियारियां करनी पड़ती। अगर ये सिर्फ दो ही होते तो आप कौन सा सिलेक्ट करते?
as early as possible. गुड। अब तीसरा ऑप्शन भी है, वो कहते हैं भाई ये दो हो गए, अब तीसरा भी है। वो क्या है भाई? वो कहते हैं भाई आप यूं भी कर सकते हैं तीसरा, कि आप यूं करें कि सिर्फ करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड करें, सिर्फ करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड, कैरी बैक ना करें। तो क्या होगा? हमने बोला लब्बैक, लेट अस ट्राई। सॉरी। तो हम करते हैं इसको, मैं ग्रीन कलर से सॉल्व करूंगा। मेरा लॉस है 48,000 का लॉस मेमोरेंडम। करंट ईयर से एडजस्ट करना है, यानी 22-23 से। कितना एडजस्ट हो सकता है यहाँ से? 6,000। पीछे पे क्रॉस है, नहीं करना, पीछे नहीं जाना। करंट 6,000 करंट से हुआ, लॉस अभी बहुत बचा है, तो बाकी जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है? उधर इनकम ही कम है, ये कैरी फॉरवर्ड सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से होता है। और जो लॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो आगे 24, 25, 25, 26 और आगे ही आगे, आगे ही आगे जाता रहेगा। एम आई राइट? पर्सन हाउस वेस्ट हो गया। आंसर आपके सामने वही रहा, कि अगर मैं यही काम करूं कि मैं सी वर्किंग करूं, कि मैं सिर्फ करंट ईयर से और कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट लूं, तो मेरा आंसर बी वाला आंसर सेम है, कि मुझे टोटल 3 सालों में इतनी इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। सो एज कंपेयर्ड, if we are comparing A, B and C, still our answer will remain option A. Am I right? यहां तक भी कॉपी कीजिए, ये C हो गया, that is C. C for cat. Cat means बिल्ली। ठीक है सर, हो गया। लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन डी। पेपर में चारों करने हैं, कैसे मैं बताऊंगा। आखिरी ऑप्शन है, कहता है कि कैरी बैक करो और कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी बैक करो और कैरी फॉरवर्ड कर लो, बस। अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया सफाई। ओके, अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्या करना है? कैरी बैक एंड कैरी फॉरवर्ड, इसको मैं लाइट ब्लू कलर से सॉल्व करूंगा। करंट ईयर एडजस्टमेंट नहीं लेनी, पीछे एडजस्ट करना है, यानी 48,000 का लॉस है, तो क्या करूं? 48,000 को कैरीड बैक एंड देन कैरी फॉरवर्ड। मतलब अगर मैं लॉस मेमोरेंडम यहाँ पे लिखूं, तो 48,000 लॉस था, कैरीड बैक के नाम पे पीछे जाऊंगा, 39,000 एडजस्ट कर लूंगा। एम आई राइट? कितना लॉस बचेगा? 9,000 बचेगा। करंट ईयर से नहीं करना, और जो रहेगा उसको कैरी फॉरवर्ड, यानी 6,800 यहाँ एडजस्ट कर लूंगा। और जो भी लॉस बचेगा अब, वो तो मुझे पता है कि वो मजीद कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ये जो बचा, ये तो कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, यानी करंट ईयर से नहीं किया,
पिछले 12 महीने और अगले 12 महीने, और फिर और आगे और आगे और आगे के लिए हमने लिख दिया। ये 0 हो गया, ये 6,000 हो गया, ये 13,000 आया। टक 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 मैथ्स। पर्सन अलाउंस वेस्ट, यहाँ पे पर्सन अलाउंस ने 6,000 को 0 किया। हा 3 सालों की इनकम इज 430। ये क्या जादू हो गया, जादू। 3 सालों की इनकम इज 430। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे और नो? 4 ऑप्शन, कैरीड बैक एंड कैरी फॉरवर्ड। 430। अब बताओ ना, अब बताओ ना, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, ब्लू रेड, 430। लाइट ब्लू। 430। सवाल है सर, ये है तो आसान। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो सर ये है तो आसान, लेकिन सर पेपर में ये मेरे टाइम को तबाह बर्बाद कर देगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। दैट्स द ट्रुथ। आपको एक्सेल में ये करना होता है, और एक्सेल पे लिखने में 4 4 बार गलती भी हो जाती है, मसले भी होते हैं। तो एग्जामिनर ने एक चीज अलाउ की है, वो मैं बता रहा हूँ। आपने पहले F7 भी हमसे पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता है कि एग्जाम में पेपर्स भी मिल रहे होते हैं, पेन भी मिलती है। तो आपने ये क्वेश्चन अगर इस तरह से मोस्ट बेनिफिशियल का आए तो उसको एक्सेल पे शुरू नहीं करना। आपने उसको नोटबुक यानी वही पेपर और पेन पे चारों ABCD फटाफट से शॉर्टकट करते हुए सॉल्व कर लेना है। ये चारों आपके पास कॉपी पे, सॉरी पेपर पे हुए हुए होंगे, और आप बता को नजर आ रहा होगा कि यार मेरा फाइनल आंसर डी है। तो एग्जामिनर कहता है कि मुझे सिर्फ डी एक्सेल के ऊपर सबमिट करवाना है आपने, मुझे A B C। I don't want to see what you did with A B C. Only you can comment कि A अगर as early as possible करेंगे it's not worthwhile. Only carry forward not worthwhile. Current year and carry forward not worthwhile. The worthwhile is the below working which is carried back and carry forward, and the working is as follows. टक 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 एक्सेल बनाया, बस ये दिखाना है एग्जामिनर को और एक पैराग्राफ लिख देना है। एग्जामिनर इज हैप्पी, आपका टाइम बच जाएगा, पेपर पूरा हो जाएगा। ये ट्रिक है एग्जामिनर की। बुक उठा लो, किट उठा लो, ये आंसर दिखा हुआ मिलेगा, बाकी वर्किंग भी शो नहीं करवाते। तो ये आपका पास इनके लॉसेस हमने आज खत्म कर दिए। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। लॉसेस का सेकंड पार्ट, ओपनिंग ईयर रिलीफ। जब बिजनेस शुरू होता है, जब बिजनेस शुरू होता है तो शुरू में हमेशा उसको लॉस होता है, शेयर बन गया। जब बिजनेस शुरू होता है तो आम तौर पे उसको लॉस होता है, उसको कहते हैं ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ। याद रखना, ऑन गोइंग में बेसिस पीरियड हमें तंग नहीं करता, यहाँ पे हमें बेसिस पीरियड देखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर रूल याद है? फर्स्ट ईयर रूल क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट फर्स्ट ईयर रूल बताइए। हाँ, वो फर्स्ट ईयर ये था कि इट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट टू द फर्स्ट 5th of April। वेरी गुड। देख के बताइए, टिकिंग किया। खैर, चलो। अब जब आप ट्रेडिंग लॉस बुक से देखेंगे ना, तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। वो हम कैपिटल गेन्स टैक्स हमारा टॉपिक आएगा तब हम वो आपको बता देंगे, लेकिन हैंड आउट में वो भी कवर है। ठीक है, तो वो जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ सक लेंगे जब ही हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं क्वेश्चन से। अब पता कैसे चलेगा ओपनिंग ईयर रिलीफ है? लिखा हुआ होगा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। पता चल गया, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट ईयर होता है।
आपने अभी फर्स्ट ईयर का रूल मुझे बताया कि बेसिस पीरियड लगता है, ऑन गोइंग वालों में बेसिस पीरियड की कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस की डेट ऑफ कमेंसमेंट से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक हम जाते हैं, विच इज फॉलिंग इन 2022। ये ईयर एंड 19,200 का लॉस है, साल का लॉस है। आपने जो पीरियड बनाया ये कितने महीने हैं? These are how many months? काउंट करें शाबाश, उंगलियों पे काउंट। 10 10 महीने। 10 महीने, ठीक है। क्या आंसर आया? 16,000 लॉस में। 16,000 माइनस में लॉस इज 16,000। अगला साल क्या होगा? 22-23 का। रूल 1 2 3 याद दिलाते हैं। जो पहला एंड होता है उसको पकड़ के कोने में ले जाओ, फिर पूछो कि सेकेंड ईयर जो 22-23 का है उसमें तू आता है, वो यहाँ। आता है। मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि हमने इससे बड़ा टाइम दिया है पहले बेसिस पीरियड पे। आता हूँ जी। और ईयर एंड है तो रूल नंबर 1 होता है। पीरियड एंड से ज्यादा हो तो रूल 2, पीरियड एंड 12 से कम हो तो रूल 3, और आंसर नो आ जाए तो रूल नंबर 4 अप्लाई होता है। बात समझ आ रही है? जी। रूल 1 क्या होता है? कॉपी पेस्ट छाप दो। हाँ। कितना? ये गलत 48। है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या हाँ। इसमें। ये वैसे सही है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सही है। ओवरलैपिंग हो रही है जी। कितने से? ओवरलैपिंग हो रही है हाँ। हाँ। कितने तीन से? हजार दो सौ पूरे 16,000 से ओवरलैप हो रहा है ना? कि रियल हाँ। 21,200, और आपने इसको पता नहीं 16 और 19,200 कितना बना दिया। सो तो वी हैव अ लॉस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 16। जब ओवरलैप प्रॉफिट होता था ना तो गवर्नमेंट खुश होती, आने दे मेरा भाई आने दे, डबल डबल टैक्स लेंगे, डबल डबल प्रॉफिट हो गया। जब लॉस की ओवरलैपिंग आपने जैसे ही लिखी ना, एचएमआरसी ने चीख मारी, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। हमने बोला भाई हमने तो सही लिखा है, ओवरलैप प्रॉफिट होता है तो ओवरलैप लॉस भी होगा। आप डबल डबल टैक्स लेते हो ना ओवरलैप प्रॉफिट करा के, तो ओवरलैप लॉस में हमें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ भी दो। उन्होंने कहा चले, हम एचएमआरसी बदमाश हम है, लॉस की ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, ओनली यू आर अलाउड टू ओवरलैप द प्रॉफिट। और वो तो करना है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का फायदा है, हुकूमत को ज्यादा टैक्स मिलता है, वो तो करना है। लॉस की ओवरलैपिंग हराम है, मना है। मतलब 19,200 का लॉस है ना, ऊपर कितना आ गया? कितना ऊपर आ, 15,000। अच्छा। कितना ऊपर आ गया? 3,200। नहीं, ऊपर कितना? 16,000 आ गया है ना। तो बस बचेला हाँ। loss you can write in the second year to claim the loss relief. You are not allowed to write the total amount to claim the overlapping of loss. ज्यादा इंग्लिश हो गई। ओवरलैपिंग लॉस की अलाउ नहीं है। प्रॉफिट की तो करते हैं और वो तो लाजमी है क्योंकि वहां सरकार हुकूमत का फायदा है, एचएमआरसी का फायदा है, यहाँ आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने रोक दिया कि खल्ली वल्ली बाबा, वी विल नॉट गिव यू बेनिफिट। हराम है आवाम को फायदा देना इन दिस केस। इसके बाद तीसरा साल आएगा ओजी। ओजी, ओजी तो नॉर्मल होता है, अगले वाले को उठाया और चिप दिया। ये है ओवरलैपिंग, ये है ओवरलैपिंग के डिफरेंस के साथ फर्स्ट ईयर में अगर लॉस हो तो किस तरह से बेसिस पीरियड अप्लाई होगा। रिक्वायरमेंट हमेशा ध्यान से पढ़नी चाहिए। पूछा है ट्रेडिंग प्रॉफिट बताओ, तो यही तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।
रिलीफ अप्लाई करना अभी नहीं बताया है, अभी सिर्फ ओपनिंग ईयर का लॉस निकालने सिखाया है। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो प्लीज आस्क मी। नो तकलीफ। नहीं। वेरी गुड। कॉपी हो गया जी जी। हो गया। क्वेश्चन का नाम है सकुरा, इसका आंसर मुझे बताएंगी आप। वही करना है, बेसिस पीरियड की टेक्निक से लॉस निकालना है, ट्रेडिंग लॉस, फिर उसका रिलीफ सिखाऊंगा। शाबाश। 33,000 आपने बताया, दूसरे का 3,000 और तीसरा ऑनगोइंग है विच विल रिमेन 35,000। 100% करेक्ट। अब बात समझना, हमने ओपनिंग ईयर लॉस निकालना सीख लिया। हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द ओपनिंग ईयर लॉसेस। अब ओपनिंग ईयर लॉस तो निकाल लिया, ये एक टॉपिक था। अब इस लॉस का रिलीफ भी तो लगाना है ना, ये भी तो एक टॉपिक है। तो भाई ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ कैसे होता है? मिसाल के तौर पे बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, अज्यूम 20-21। सेकेंड ईयर कौन सा होगा? 21-22। फिर ओ जी, ओ जी, ओ जी, ओ जी, ओ जी, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये ओ जी की कहानी चलती रहेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये फर्स्ट ईयर लॉस रिलीफ कैसे अप्लाई होगा? तो देखो, ये साल होंगे, इनकी अमाउंट्स आ रही होंगी। अब जितने भी साल हों सबके साथ कोई ना कोई अमाउंट होती है। अज्यूम करो यहाँ लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस। तो ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ किस पे अप्लाई होता है? तो ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ फर्स्ट 4 इयर्स, फर्स्ट 4 इयर्स, शुरू के 4 साल पे अप्लाई होता है। यानी ये भी ओपनिंग ईयर लॉस है, इसको भी ओपनिंग ईयर लॉस बोलेंगे। अगर तीसरे साल, हमने 2 क्वेश्चन अभी किए, तीसरे साल कोई लॉस आया नहीं था, पॉजिटिव आंसर्स थे, लेकिन अज्यूम कि अगर तीसरे साल भी नेगेटिव आंसर हो तो वो भी ओपनिंग ईयर लॉस होगा। चौथे साल अगर नेगेटिव आंसर हो तो वो भी ओपनिंग ईयर लॉस ही कंसीडर किया जाएगा। यानी ओपनिंग ईयर लॉस सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले लॉस को नहीं बोलते, ओपनिंग ईयर लॉस पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ऑन गोइंग के शुरू के 2 सालों के लॉस को भी ओपनिंग ईयर लॉस ही कहते हैं। ये बात याद रखना। अब शुरू के 4 साल के लॉस को कैसे एडजस्ट करना है? तो इसका रूल है कैरीड बैक करना है पिछले 3 साल की टोटल इनकम से। यानी बिजनेस के शुरू होने का, शुरू के 4 साल का लॉस बिजनेस के पिछले 3 साल की टोटल इनकम से एडजस्ट होता है और इसकी बेसिस होती है फीफो। ये फीफो अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैंने नहीं बताया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद ही फीफो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है कैरोलाइन, हैंड आउट का क्वेश्चन है, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मैं ओपनिंग ईयर लॉस को एडजस्ट करूंगा और खेलूंगा। ओपनिंग ईयर लॉस की डेफिनेशन क्या है? अ लॉस व्हिच कैन अराइज इन द फर्स्ट 4 इयर्स फ्रॉम ऑफ द बिजनेस। कैसे? ये मैंने टिक करके दिखाया। कैसे एडजस्ट होगा? पिछले 3 सालों से, टोटल इनकम से, फीफो बेसिस पे। बस इतना याद रखो। कैरोलाइन को एक नजर पढ़ो, एक बार इस क्वेश्चन को रीड फरमाइए प्लीज। कैरोलाइन को रीड करिए पूरा क्वेश्चन सुकून से। क्या ये फिजिक्स के स्टार्ट की बातें बता रहा है? तो पहले क्या बेसिस पीरियड लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, पहले बेसिस पीरियड लगाते हैं। तो बेसिस पीरियड लगा लेते हैं भाई, लगाओ। सर आसान है। बिजनेस पैदा हुआ 1 जुलाई 21 में, वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल विच विल कम इन 22, 21-22, 21-22।
अमाउंट कैसे निकालें सर, ये ईयर एंड है तो टेंशन क्यों ले रहे हो। 12,000 इज फॉर 12 months। हाउ मेनी मंथ्स वी कंसिडर हियर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितने महीने हो गए भाई, 9। 9 महीने। आंसर माइनस में है, मतलब ये लॉस है, ओपनिंग ईयर लॉस 9,000। टक टक टक, 22 23। रूल 1 लग रहा है, मैंने चेक कर लिया है, अब आपको पता है कैसे रूल 1 लगता है। ठीक है, रूल 1 लगेगा, ओवरलैपिंग अलाउ नहीं है। 12 में से ऊपर 9 आ चुका है, लॉसेस है ना, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, 3,000। ये भी ओपनिंग ईयर लॉस है। फिर 23 24, ओ जी, यानी जो है वो छाप दो, अगले वाले को लेके आ जाओ, यानी अब ये प्रॉफिट है। तो अब मेरे पास ये भी ओपनिंग ईयर लॉस, ये भी ओपनिंग ईयर लॉस, तीसरे साल प्रॉफिट हो गया तो खत्म। यहाँ तक कॉपी कर लेना। मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास इस सवाल में ओपनिंग ईयर लॉसेस एक नहीं है, दो हैं, और टोटल 4 हो सकते हैं। शुरू के 4 सालों का आंसर इज ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ। तो मेरे पास आंसर आ चुका, पहले साल में लॉस, ये भी ओपनिंग ईयर है, पिछले 3 साल में एडजस्ट होगा। 3,000 का लॉस, ये भी ओपनिंग ईयर लॉस है, ये भी पिछले 3 सालों में एडजस्ट होगा। बात समझ आ रही है। ठीक। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं इसको लॉस को एडजस्ट करने निकला। अब मुझे पता है 21 22 22 23 23 24, ऐसा ही है ना। सवाल जब हमने ध्यान से पढ़ा था तो हमें इसने बहुत सारी अदर इनकम्स दी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ की। 18 19 19 20 20 21, और बाकी हम तो बना रहे थे खुद ही, 21 22 22 23, और हमने 23 24 भी बनाया है, 23 24। कितने सालों का काम करेंगे सर। हाँ तो क्या होगी, टेंशन क्या है? जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ट्रेडिंग इनकम लिखेंगे। कितनी है सर, यहाँ तो बिजनेस ही नहीं था। 21 22 में लॉस है, यहाँ भी लॉस है, दो लॉस के साल हैं, और यहाँ पे इनकम है। ये ओपनिंग ईयर लॉसेस हैं, ये क्या है जी, ओपनिंग ईयर लॉसेस हैं। और रूल क्या कहता है कि ओपनिंग ईयर लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो करंट ईयर से भी एडजस्ट नहीं होते। ओपनिंग ईयर लॉस हमेशा पिछले 3 सालों में टोटल इनकम से एडजस्ट होते हैं। कहाँ से, टोटल इनकम से। तो पहले तो टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी ना, यानी ये बंदा जॉब करता था पहले, एम्प्लॉयमेंट इनकम थी उसकी। देखो थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है इसने, थोड़ा सा एग्जामिनर खेलता है हमसे ना, कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक हमसे करवा ले, तो हम पढ़ के काम करेंगे, ध्यान से हम देखते हुए लिखते हैं। और इसके बाद ये कहता है कि ये अदर इनकम भी थी इसके पास, हर साल 4850, 4,850, और वो हर साल की है, तो वो तो हमने हर साल में लिख दी। ठीक हो गया। टोटल इनकम निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ टोटल इनकम से होता है। टोटल इनकम, कैन यू हेल्प मी विद द टोटल प्लीज। 12,150 माइनस और लास्ट वाला 10,315। ठीक है ना। ये 5465 को थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि नजर आ जाएगा, थोड़ा कोने में चला गया। ठीक है, चल। अब मैंने जो लॉस निकाल एडजस्ट करना है ना,
उसका नाम है स्पेशल रिलीफ, यानी ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ। ऐसा ही है ना। सबसे पहले Okay. दो लॉसेस हैं, एक लॉस है 9,000 और एक लॉस है 3,000। ये लॉस मेमोरेंडम बन रहा है कोने में। लॉस वाला साल पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 9,000 को, 9,000 को ले रहा हूँ। 9,000 अराइज हुआ है 21-22 में। कब अराइज हुआ है? 3 साल पीछे। By यवा दवा द्रे वाहिद इतनैन तलाता, 1 2 3। हम 3 साल पीछे जा सकता हूँ। मैंने लिखा था बेसिस फीफो है। कौन सी बेसिस है? फीफो। फीफो किसको बोलेंगे? यूं आना फीफो होगा या यूं जाना फीफो होगा? यानी अगर मैं पूछूं फीफो क्या है, तो दुनिया में जो साल पहले था ना उसको एडजस्ट करना इस फीफो। मतलब पहले यहां से एडजस्ट करो, फिर यहां से और फिर यहां से। बात समझ आई? फीफो सब first and first out to this. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो दुनिया में पहला साल आया उसको पहले, फिर आगे, फिर आगे, यानी इस तरह से 3 साल पूरे करो। 9,000 का लॉस है, इत्तेफाक से पहले ही साल में निपट गया। 18-19 में ही फारिग हो गया। खलास। लॉस में Right. पूरा तमीज से बनाइएगा, सही है? पूरा लिखते हैं ना हम लोग। ये हो गया खत्म। अब अगला वाला, सर 4 साल का लॉस ओपनिंग हो सकता है, तो ये भी तो ओपनिंग ईयर ही है क्योंकि ये दूसरा है। चलो भाई, इसके लिए भी 3 साल, तो 1 2 3। इसके लिए ये 3 है ना। इसके लिए फर्स्ट कौन सा होगा? ये, फिर ये, Yes, और yes. यानी यहां से एडजस्ट होगा। 3,000 लॉस है, चलो ये भी मुक गया। 19-20 में ये भी तबाह हो गया। 3,000। खलास, कहानी खत्म। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ हमने आपको पढ़ाया कि निकालते कैसे, और ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ की एडजस्टमेंट पिछले 3 सालों से फीफो बेसिस पे की जाती है। हमने आपको बताने की कोशिश की। इसमें कोई सवाल? Thank you. और मैं कैलकुलेटर चलाऊं। 15340 12। 340. और इसमें पर्सनल अलाउंस माइनस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे टैक्सेबल इनकम पूछा है, या आंसर नहीं है। याद रखना, 1 मार्क हम जाया कर लेते हैं कभी कभी रिक्वायरमेंट ना पढ़ के, कि ट्रेडिंग इनकम पूछा है और हम नेट इनकम निकाल के आएंगे तो 1 मार्क काटेगा ना, उसका हक है। तो पर्सनल अलाउंस यहाँ पे 0 कर देगा, या 12,570 तो कुछ बचेगा, यहाँ पे 0 कर देगा। 0 0 और 0। जितना इनकम उतना ही पर्सनल अलाउंस क्लेम हो जाएगा ना। कहानी खत्म, पैसा खत्म। ये था आपके। हाँ. थोड़ा सा ट्रिकी इस सेंस में है कि इसने पीरियड एंड दिया हुआ है। अब हम बेसिस पीरियड खेलते हैं ना। कैसे खेलते हैं बेसिस पीरियड? सर फर्स्ट ईयर है, तो 1 जून 2022 से वेरी फर्स्ट ऑफ 5 अप्रैल 2023। नाउ 28,480 इज नॉट फॉर द ईयर, इट्स फॉर 11 मंथ्स। सो डिवाइड बाय 12 नहीं करना है, डिवाइड बाय 1/11 करना है. मल्टीप्लाई। अपन ने कितना बनाया है? 10 मंथ्स। आंसर कमिंग इन नेगेटिव मींस इट्स अ ट्रेडिंग लॉस ऑफ 25,891। टैक्स ईयर 22-23। शुरू के 4 सालों का लॉस टर्मिनल लॉस होता है, सॉरी ओपनिंग ईयर होता है, तो ये वाला ओपनिंग ईयर ही लॉस होगा। अगला सेकेंड ईयर की बात होगी। रूल 1 2 3 4। तो कोने में ले जाओ इसको पकड़ के, इसको ले आए कॉर्नर में। बेसिस पीरियड में यही सीखा है ना। और इससे पूछो बेटा, हाँ. ईयर 23-24 में हाँ कि ना, बोलता है हाँ मैं आता हूँ। हाँ. फिर हमने बोला बेटा तू है पीरियड एंड, और वो भी 12 महीने से कम वाला। तो सर ने पढ़ाया था रूल नंबर 3, कि 12 से कम को 12 बना दो। और कैसे 12 बना दो? डेट ऑफ कमेंसमेंट से 12 महीने पूरे करो। क्या आएगा? This my
और मैंने ये भी फरमाया था कि रूल 3 जो है वो फकीर है, भिखारी है। वो क्या करता है, हमेशा शॉर्ट होता है, आगे से मांगना पड़ता है। ये खुद 11 मंथ्स हैं, तो 1 महीना कहाँ से लेना पड़ेगा? ये वाले पेपर यानी 35,000 जो कि पूरे 12 महीने का है, उसमें से 1 महीना मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? से और ये लॉसेस का सवाल है, तो यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो ये था 28,480, ऊपर कितना आ गया है, 25,891। तो ये कितना आंसर आएगा इस ब्रैकेट का ओवरलैपिंग हटाने के बाद? ये बताएंगे कितना आएगा? 5,506। कितना? 5,506। नहीं, दोबारा करो। 28,480 ये टोटल है, ऊपर इतना आ गया, तो बचा कितना? 28,480 एक सेकंड। माइनस ऊपर लिखा है हमने 25,891। यार इतना ही आ रहा है। 506 ये आ रहा है। 25,891 और अच्छा, प्लस। वो पूछ रहे हैं, मैं फुल आंसर बता रही हूँ। और ये 35,000 वाले का अलग अलग करो ना, अलग अलग। तो 2,917। बेहतरीन। अब बात समझ आएगी। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की। हाँ। यार 328 320। पॉजिटिव मीन्स सब प्रॉफिट नॉट अ लॉस। यानी इस सवाल में सिर्फ एक ही लॉस है, जो कि 3 साल पीछे एडजस्ट होगा। सेकंड ईयर तो प्रॉफिट वाला आ गया। बात समझ आई? जी। और फिर तीसरा वाला तो हमें पता है, 24-25 वो तो ऑनगोइंग है, तो ईयर एंड लिखा 30/4/24 का और अमाउंट डाल दी 35,000। इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन अगर बोलूं तो वो ये था जो आपने अभी किया है, कि अगर रूल 3 के साथ ओपनिंग ईयर आ जाए तो कैसे करना है। हमने आपको करके दिखाया। कॉपी हो जाए तो बताइए। हाँ, यहाँ तक तो हो गया। 22-23 का वो ओपनिंग ईयर लॉस है। अब इस देखो, पिछले सवाल में 2 लॉस थे ना, शुरू के 2 सालों में। यहाँ पे शुरू का 1 साल का ही लॉस है, जो पिछले 12 महीने, सॉरी 36 महीनों से एडजस्ट होगा। अब देखो, सवाल में बहुत सारी अदर इनकम्स दी हुई हैं, कब से कब तक की दी हुई हैं, जरा मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 ये मेरे लॉस का साल है। 23-24 और 24-25 तो मैंने निकाला। ट्रेडिंग इनकम नहीं था, नहीं था, नहीं था, लॉस हुआ। 328 की इनकम है और 35,000 की इनकम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम बता रहा है, सीक्वेंस से बता रहा है। पिछले वाले सवाल में सीक्वेंस से नहीं बता रहा था। 5564, 6.20 और 9। और इसके अलावा कोई और इनकम है? हराम कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, सेविंग इनकम 1,700 एवरी ईयर। हराम कमाएगा तो फिर लॉस तो होगा ना, बरकत खत्म, तबाही मुकद्दर। चलो, टोटल इनकम आ गई। कितनी आ गई? टोटल करना जो है थोड़ा सा बेजारगी होती है, कितने बार लिखेंगे। तो 55,000 रुपये भरे हैं ना एग्जाम फीस के।
25,360, ये 7,264, 7,820, 1,700, 2,028 and 36,700. अब लॉस रिलीव ओपनिंग ईयर है ना, ये ओपनिंग ईयर जी, यवा दवा द्रे वाहिद इतने तलाता फीफो बेसिस, यानी पहले यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ से एडजस्ट होना है। लॉस है कितना? 25,891. लॉस मेमोरेंडम कॉर्नर पे कहीं 25,891 इज माई लॉस। पूरा एडजस्ट नहीं हो सक रहा, कितना एडजस्ट हो जाएगा पहले से पूरा? 25,360, कितना बचा? 531. विच विल बी द सेकेंड वन। यहाँ से खत्म, खलास कहानी खलास। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम भी आ जाएगी। सही. अब ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ ऑफिशियली हम कहते हैं कि खत्म। ये पर्सनल अलाउंस इसको भी तबाह कर दिया। चलो भाई 7,820 पर्सनल अलाउंस इसको भी खत्म। इतनी मेहनत की है, हद होती है कोई। जीरो लिखने के लिए इतनी मेहनत करवाइए क्या? देखो तो सही, तौबा 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 तौबा, सब जीरो। बस ये है कि चलो यहाँ पे कुछ है, तो यही तो टैक्स प्लानिंग है, अपने टैक्स को कम से कम कर लेना तरीके से रिलीफ सप्लाई करके। तो ऑन गोइंग लॉस रिलीफ और ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ आर बीइंग डन। इस चैप्टर में रिस्ट्रिक्शन का एक रूल और टर्मिनल लॉस यानी लास्ट ईयर बाकी है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर जाएंगे और ये चैप्टर भी ऑफिशियली हमारा पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक. सही. जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं क्लास रिकॉर्डिंग, तो अब सेकंड क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमने वीडियोस को मर्ज किया हुआ है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी टॉपिक जो है वो मिल जाए। बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है मुझे और मज़ीद वीडियोस अपलोड करने का। इसमें सब टाइम लगता है, मर्ज करना, अपलोड करना, ये सब। तो ये फ्री कोर्स है सबके लिए, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा बूस्ट अप कीजिए, तो इंशाल्लाह हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए टैक्स की और फिर इंशाल्लाह इसके बाद FR F7 की भी अपलोड करेंगे। अब क्लास कंटिन्यू होगी टर्मिनल लॉसेस की। बात कर रहे हैं हम टर्मिनल लॉस की। टर्मिनल लॉस क्या है? देखो, बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओपनिंग ईयर रूल्स थे ना, बिजनेस चला, ऑनगोइंग रूल्स थे, बिजनेस अब बंद होगा, बिजनेस क्या होगा? क्लोज डाउन होगा। ये है टर्मिनल लॉस। टर्मिनल लॉस बोलते हैं लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, बिजनेस के बंद होने के साल के लॉस को। जिस साल बिजनेस बंद होता है उस साल के लॉस को बोलते हैं टर्मिनल लॉस। बात समझ आ रही है? अब टर्मिनल लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो, ऑनगोइंग के लॉस कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, दिए होते, बस एडजस्ट करना होता है। ओपनिंग ईयर में बेसिस पीरियड लगाना होता है और जो फिर आंसर आता है उसको एडजस्ट करना होता है। टर्मिनल लॉस पहले हमें निकालना पड़ेगा एक फार्मूले से। टर्मिनल लॉस निकालने का एक फार्मूला है, ये फार्मूला थोड़ा सा अजीब है। पहले मैं ये फार्मूला लिखूंगा फिर हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। ये फार्मूला अजीब सा है, टर्मिनल लॉस निकालने का।
वो ये है कि 6 अप्रैल बिफोर सीजेशन टर्मिनल लॉस लास्ट ईयर यानी बिजनेस के सीजेशन का लॉस है। 6 अप्रैल बिफोर सीजेशन से चलना है और जाना है डेट ऑफ सीजेशन तक। ये डेट ऑफ सीजेशन पेपर में गिवन होगी। फिर आपने इसके बाद लिखना है यहाँ पे 5 अप्रैल बिफोर सीजेशन और पीछे आ जाना है 12 months बिफोर सीजेशन। ये एक अजीब सा लॉजिक है। ये टाइम पीरियड आपने डिफाइन कर दिया। इस टाइम पीरियड को यूज करते हुए F3 की लॉजिक्स को यूज करते हुए हम टर्मिनल लॉस निकालते हैं। बात समझ आई? और एक चीज और इसके अंदर आती है, वो होता है ओवरलैप प्रॉफिट। ओवरलैप कैसे निकालते हैं हमें पता है। ओवरलैपिंग सिर्फ प्रॉफिट्स की होती है, लॉसेस की ओवरलैपिंग नहीं होती, ये भी हमें पता है। ये तीनों चीजें आपस में हमेशा ऐड होती हैं। क्या होती हैं? ऐड। तो आता है टर्मिनल लॉस। ओवरलैप प्रॉफिट तो अपनी जगह ठीक है। एक बात याद रखना, ये दोनों फिगर्स जो ऊपर हैं ये लॉस होंगे। ये दोनों फिगर्स जो ऊपर लिखी हैं ये लॉस हैं। प्रॉफिट्स टर्मिनल लॉस की वर्किंग का हिस्सा नहीं हो सकता। टर्मिनल लॉस की वर्किंग में सिर्फ लॉस आता है। प्रॉफिट कांट बी पार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ टर्मिनल लॉस। टर्मिनल लॉस की वर्किंग में प्रॉफिट लेना मना है, गलत है। बात समझ आई? अब मेरी बात गौर से सुनना। अब हमारे पास सीन ये है, इस तरह से टर्मिनल लॉस निकलता है। ये मेथडोलॉजी है, ये फार्मूला है जिससे टर्मिनल लॉस निकलेगा। अब ये अप्लाई कैसे करें? ये अप्लाई करना थोड़ा सा अजीब सा है ना, थोड़ा अजीब सा है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम हैंड आउट के क्वेश्चन नंबर 12 की हेल्प लेंगे। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 12। इससे हम इस टर्मिनल लॉस को पहले निकालना सीखेंगे। याद रखना, पहले टर्मिनल लॉस कैलकुलेट होगा। पहले टर्मिनल लॉस क्या होगा? कैलकुलेट होगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा इसकी एडजस्टमेंट। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने पहले बेसिस पीरियड में जो डिफरेंसेस थे वो निकालना सिखा दिए थे, और फिर मैंने बेसिस के बाद बताया था कि शुरू के 4 साल का लॉस ओपनिंग ईयर लॉस होता है और वो शुरू के 4 सालों से एडजस्ट होता है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है यूवीस। आप देखो, इसके आपको ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड और 9 मंथ्स एंड दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। ओवरलैप प्रॉफिट भी बता दिया है, कोई और इनकम नहीं है, टर्मिनल लॉस निकालना है। बिजनेस मर रहा है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? जी। सबसे पहले पता है क्या करना? सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर लेना। ओवरलैप प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसको उठा के जी। ये आया हाँ, ओवरलैप। like that. चलो इसको लिख दो, सबसे मुश्किल काम कर दिया। अब पता है क्या करना है? अब एक एक करके मेरी बात गौर से सुननी है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? Date of cessation. डेट ऑफ सीजेशन को ढूंढते हैं क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ 30th June आती है? 2020. बेहतरीन। We got our date of cessation which is 30 जून 2022। तो पता है इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? ये डेट लिख दूंगा। आपने फॉर्मेट कॉपी कर लिया? पहले ये बताइए। जी। ओके, ये फॉर्मेट कॉपी करना और इसका रट्टा मारना बड़ा जरूरी है। मैंने डेट ऑफ सीजेशन की जगह पे असली वाली, सच्ची मुच्ची वाली डेट ऑफ सीजेशन को लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या लिखा हुआ है? 6 अप्रैल बिफोर सीजेशन। 6 अप्रैल बिजनेस के बंद होने से पहले। बिजनेस बंद होता है Right. जून 2022। या तो 2022 में ही अप्रैल पड़ा होगा या 2021 में, इससे पुराना नहीं हो सकता। 30 जून 2022 में बिजनेस बंद हो रहा है। तो ये बतलाइए कि ऐसा बिजनेस जो 30 जून 2022 में बंद हो
उसके पहले वाली 6 अप्रैल 2022 में आएगी कि 2021 में आई होगी? 22 में। 22 में। तो मैं इस डेट को भी मिटा के रेड कलर से दोबारा लिखता हूँ कि 6 अप्रैल 2022। एम आई राइट? जी। 4 की जगह मैं अप्रैल लिखता हूँ, थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी। 6 अप्रैल 2022। एक बात याद रखना, जो यहाँ है 6 अप्रैल, वही यहाँ आएगा 5 अप्रैल के साथ। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? सेम। ये रूल है, क्योंकि जो ऊपर 6 है तो नीचे 5 है, तो साल तो सेम ही होगा ना, कि नहीं होगा? तो 6 की जगह बस 5 करना है, बाकी साल सेम रहेगा। ये बात समझ आई? येलो में हाईलाइटेड दोनों चीजें सेम है, बस एक के साथ 6 तारीख लिखी हुई है, तो दूसरे के साथ क्या तारीख लिखेंगे? 5। ठीक है। अब मेरा बिजनेस बंद हुआ है इस दिन। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। ये इंग्लिश में है, क्या लिखा हुआ है? 12 months before cessation. 12 months बिफोर सेशन। क्या मतलब उर्दू में इसका? बिजनेस बंद होने से पहले। से 1 साल पहले। यानी मतलब क्या पता है? इसको आसान जबान में बोलता हूँ कि इसको ईयर एंड समझ लो, और बताओ अगर ये ईयर एंड है, बिजनेस के बंद होने की तारीख अगर एक ईयर एंड है, तो ये कब शुरू हुआ होगा? 30 जून 2021। 30 जून का मतलब एक कौन सी, मई आएगी कि जुलाई आएगी, जरा सोचना। यानी पहली तारीख लिखवाओ ना। 30 जून भी सही है। जुलाई। हाँ, जुलाई। जुलाई से अब गिनो 12 महीने कब होते हैं, उंगलियों पे गिनो, खुद पता चल जाएगा आपको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून। यानी इसका मतलब आपने सही बताया। ठीक है, तो आपने कहा जुलाई 2021। जुलाई 21 ही आएगा ना। ओके जी। अब इसको भी मैं डेट को ऊपर चेंज कर देता हूँ। यहां तक कोई तकलीफ? नहीं। टर्मिनल लॉस के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? टर्मिनल लॉस निकालना होता है, और टर्मिनल लॉस निकालने के लिए पहले ये फॉर्मेट बनाना होता है। और ये फॉर्मेट में किस तरह से डेटा प्लॉटिंग होती है, किस तरह से डेट्स प्लॉट होती हैं, मैंने ये अभी समझाने की आपको कोशिश की है। यहाँ तक कॉपी भी कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो प्लीज पूछिएगा। हो गया। कर लिया। अब ये किस तरह से मैंने बताया, इसी तरह से रखना। अब आ जाओ F3 पे। नहीं, F3 अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर, जो सर ने पढ़ाया होगा कि अक्रूवल में बेटा देखो महीने गिनते हैं। अब मैं उतारता हूं ये 6 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022, ये मेरे पास कितने महीने का पीरियड बना हुआ है ऊपर? ये सिर्फ 3 महीने है ना, राइट? जी। 3 महीने इधर, इधर इथे, इसके अंदर ये 3 महीने कहाँ फॉल करते हैं? तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लंबा काम मैं कर देता हूँ। देखो भाई, ये 9 मंथ्स एंडेड है, सबसे पहले तो ये उल्टा चल रहा है। तो 9 मंथ्स एंडेड है 30 जून 2022, शुरू कब हुए होंगे? अक्टूबर 21 में। इससे पहले वाले 30/9/2021 शुरू कब हुए होंगे? अक्टूबर 22 में। आखिरी के 2 सालों में आपका सारा काम हो जाता है। ये है 12 मंथ्स का पीरियड, ये 9 मंथ्स का पीरियड, ऐसा ही है। ये मैंने क्वेश्चन के आखिरी के लेटेस्ट 2 को उठा लिया। हमेशा आखिरी के 2 में आपका काम हो जाता है, आपको मिल जाते हैं। आप मुझे बताइए, अप्रैल 2022 इन दोनों में से ही कहीं मिलेगा? यानी आखिरी के 2 वालों को फुल फॉर्म में पूरा पूरा लिख दिया मैंने, एक को इधर और एक को इधर, और इन दोनों में ही हमारे काम हो जाएगा। बताइए, अप्रैल कहाँ फॉल करता है?
अप्रैल 22, सर अप्रैल दूसरे वाले में। दूसरे वाले में 22 है ना सर? हम्म। 22, मई 22, जून 22, ये 3 महीने इधर इस पीरियड में फॉल कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? 1 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2022 के बीच में हमारा अप्रैल, मई और जून ये तीनों महीना फॉल करता है। इसका मतलब ये है कि 7,200 का जो लॉस है, जो कि खुद 9 महीने का है, उसमें से हम 3 महीने का लॉस उठा लेंगे। एम आई राइट? जी। आएगा सर। ये 2400 माइनस में आया, यानी लॉस आया, और हमें यहाँ लॉस ही लेना होता है। हमें यहाँ क्या लेना होता है? लॉस ही लेना होता। लॉस लेना होता है। और लॉस आया है, माइनस की साइन में नहीं लेंगे, बस लॉस है, हमें पता है। ये कॉपी हो गया। ये 2400 की वर्किंग अलग हुई, ये वर्किंग 1 हो गई। अब इसकी वर्किंग 2 करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई भी टेंशन? नहीं। कॉपी कीजिएगा। आखिरी के 2 को सिलेक्ट करना, आपके ये दोनों पीरियड इंशाल्लाह निकल जाएंगे उससे। कॉपी करने हैं तो बताइए। हो गया। अब देखिए, अब मेरा सेकंड पीरियड ये भी आखिरी के 2 में से ही निकल जाएगा। सेकंड पीरियड क्या है? 1 जुलाई 21 से 5 अप्रैल 22 तक। मतलब कितने महीने हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल के 5 दिन तो काउंट नहीं करते ना, ये 9 मंथ्स हैं। अब इनको इन दोनों में मैच करना है। ये दोनों में भी हो सकता है या किसी एक में भी हो सकता है। जुलाई 2021, जुलाई 2021 कहाँ है? इसमें कि इसमें, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, सेकंड लास्ट में? पहले वाले में। तो सर हमें इतना तो पता है, जुलाई 21 इधर है, जुलाई भी इधर है, और अगस्त भी इधर है, और सितंबर। सितंबर भी इधर है। 3 महीने तो इधर है सर, और बाकी बेटा। दूसरे वाले में। अब देखो 3 उधर है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितने आएंगे? 6 आएंगे, राइट? ऐसा ही है ना, 9 में से 3 ऊपर हो गए तो नीचे 6 हो गए। जी। लेकिन फिर भी अब पेपर में तो आप ऐसे डायरेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ी सी हम समझ रहे हैं, तो देखें कैसे। अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, जनवरी 22, फरवरी 22, मार्च 22। अब मार्च में हमें रुक जाना है क्योंकि हमारा ये खत्म हो रहा है, ये तो फिर भी आगे तक जा रहा है। यानी इस 9 महीने में से 6 महीने और 12 महीने में से 3 महीने हमने लेने हैं। एम आई राइट? कैसे करूं? जी। तो 12 महीने वाला प्रॉफिट जो है ना सर, पहले तो ये लॉस की बात करो। ये 7,200 9 महीने का है, इसमें से आपने बोला कि 6 लेने, और फिर बीच में प्लस की साइन ही आनी है हमेशा। वो प्रॉफिट सर 12 महीने का है, ईयर एंड लिखा हुआ है ना, ईयर का है, और उसमें से आपने बोला था 3 महीने लेंगे। प्लस माइनस करेंगे, आंसर आएगा माइनस में, और माइनस में आंसर का मतलब ये है लॉस। और लॉस ही जाता है कहाँ? फॉर्मेट में। कैसे जाएगा मुझे बताना। ये आंसर पहले ब्रैकेट का आएगा 4,800 लॉस माइनस, और इस ब्रैकेट का आंसर आएगा 25 रुपए प्लस। माइनस प्लस माइनस ना, यानी लॉस ज्यादा है, जी। प्रॉफिट कम है, तो अल्टीमेट आंसर इज लॉस। एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें लॉस ही लेके जाना है।
प्रॉफिट अगर कभी उल्टा हो जाए ना, ऐसे कि प्रॉफिट ये 25 की जगह पे ये 25,000 होता और वो 4,800 ही होता लॉस, तो प्रॉफिट प्रिवेल कर जाता, तो हम वहां पे फिर जीरो लिखते। अगर ऐसा हो जाए ना कि प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और लॉस कम हो जाए, तो फिर आंसर जीरो आता है, क्योंकि हमें लॉस चाहिए। लॉस हमें क्या चाहिए बाबा? हमें चाहिए लॉस। loss. तो ये तीनों आ गए, दो लॉसेस, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, दो लॉस और ओवरलैप तो बस है तो है। इन तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो 8975 आएगा, और ये 8975 कहलाता है टर्मिनल लॉस, बिजनेस की मौत के साल का लॉस। इसमें कोई सवाल है तो प्लीज फरमाइए। टर्मिनल लॉस आमतौर पे एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया फिर इसका वर्किंग वन जो है वो तो एक दफा दोबारा लिख दें। ठीक है, ये वाली कॉपी कर लिया आपने? हाँ ये वाली हो गई। टर्मिनल लॉस हमने सीखा ना, अब उसका एक रिवीजन किट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये कैरल है, क्वेश्चन 54 है कैपलाइन का। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे ना। फॉर्मेट क्या होता है? डेट ऑफ सिजेशन यहाँ लिखी जाती है, तो मैं पहले डेट ऑफ सिजेशन लिखता हूँ। फॉर्मेट अभी हमने सीखा है, आपके सामने होगा भी। तो ये डेट ऑफ सिजेशन आ गई। फिर यहाँ पे आती है सिजेशन से पहले की 6 अप्रैल। मुझे बताइए, जो बिजनेस सितंबर में बंद हो 2022, तो उसके लिए अप्रैल 2021 में आएगी कि 22 में ही आएगी? 22। और ये बताया था यहाँ जो डेट आ जाए वही डेट यहाँ को आए, राइट? वो 6 है तो ये हाँ 5। वो 5 अप्रैल 22 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आता है बिजनेस 12 महीने। पीछे, इससे पीछे के 12 महीने ना, यानी इसको ईयर एंड बना लो तो 12 महीने क्या होंगे? तो मेरे ख्याल में 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इससे 12 महीने पीछे कर दिए। यही अभी हमने सीखा था, तो हमने अप्लाई करा। और इसके नीचे हमें लिखना होता है ओवरलैप। सबसे मुश्किल काम ओवरलैप लिखना है, क्योंकि वो गिवन होता है। ठीक है, टर्मिनल लॉस आएगा। अब हमने मैचिंग मैचिंग खेलना है। मैचिंग के लिए मैंने कहा था कि बिजनेस की सिजेशन और इससे 1 साल पहले को खोल के लिख लेना। बिजनेस की सिजेशन से पहले वाला साल है ईयर एंड। ईयर एंड 31 जनवरी 2022। जो जनवरी में ईयर एंड होता है वो शुरू कब से हुआ होता है? फरवरी से। 1 फेब। हाँ और मैंने इसके भी ये बाद लिखा है। वाला जो है वो है 30 सितंबर। तो सितंबर, अब वो जनवरी में खत्म हुआ है तो कंटिन्यूटी तो चल रही होती है ना। तो फरवरी 22 से सितंबर, ये कितने महीने हैं? और ये कितने हैं सर? वो तो ईयर एंड है। और नीचे वाला फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीने। ये मैंने क्वेश्चन को खोल के लिख दिया। यहां तक कोई तकलीफ हाँ नहीं, नहीं? अब ये मैं मेरा भी यही आ रहा है। अब मैचिंग मैंने भी यही किया है। मैचिंग खेलते हैं ना, मैचिंग खेलते हैं, इसमें गलती हुई होगी। देखो मैच क्या है, पहला वाला पकड़ा, ये हमारा पहला लाइन है ना, इसको पकड़ा और इसको इसमें बिठाना शुरू करते हैं। अप्रैल 22 किधर है? 1 में कि 2 में, ऊपर के नीचे? अप्रैल नीचे। 22। हाँ सर, दूसरे वाले में। अप्रैल 22, मई। मई, मई जून जून, जुलाई जुलाई, अगस्त अगस्त एंड और सब, सितंबर। सारे का सारा सर, सबका सब इधर ही है। इसका मतलब 24,000 का जो लॉस है ना, अपन ने ये जो पीरियड बनाया है ये पूरा इधर ही है। ये लॉस 8 महीने का लॉस है। ये लॉस कितने महीने का लॉस है भाई? ये लॉस 8 महीने का लॉस है। आपने जो ये पीरियड बनाया है 6 अप्रैल से 30 सितंबर तक, ये कितने महीने होते हैं? गिनना जरा उंगलियों पे।
तो अप्रैल मई 6 जून महीने। सितंबर, सर ये है 6 महीने। तो हमारे 6 महीने उस 8 महीने के पीरियड में कवर हो रहे हैं। क्या आंसर आया? 18,000। बिल्कुल सही आया। लॉस है ना, माइनस में है मतलब लॉस है, और इधर हमें लॉस ही तो चाहिए। वी नीड लॉस विथ पॉजिटिव साइन। पानी खत्म। मेरे को गलती हुई थी। नहीं, मेरा भी नेगेटिव 18,000 ही आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे सर। जस्ट वेट अ मोमेंट। सेकेंड रो को पकड़ेंगे और खेलेंगे। सेकेंड लाइन क्या है? वो है 1 अक्टूबर 21 से 5 अप्रैल 22 तक। यही है ना? ये कितने मंथ्स बने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने 6 बने। महीने अब ये अक्टूबर 21 कहाँ है? ऊपर के नीचे? पर। सर अक्टूबर इधर है, फिर नवंबर, नवंबर भी इधर है, दिसंबर, जैन। दिसंबर भी इधर है, और जैन भी इधर है। राइट और रॉन्ग? जी। सर ये 4 महीने ऊपर है, तो 6 में से 4 महीने ऊपर वाले में है, तो बाकी कितने बच गए नीचे वाले के लिए? तो यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली लिखूं, तो मेरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 22, ये तीनों 21 के थे, ये ऊपर आ गए। तो 6 में से 4 ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली नीचे 2 होंगे, लेकिन वो भी मैं लिख देता हूँ। वो कौन से होंगे? फरवरी एंड। नवंबर। अब मैं अमाउंट कैसे खेलूंगा? तो देखिएगा, 4 महीने 12, 39,000 में से जो 12 महीने का है, हमें 4 महीने लेने, राइट? ये प्रॉफिट है। और अगला जो है 24,000, ये लॉस है। ये खुद है कितने? 8 महीने का, और हमें कितने लेने हैं इसमें से? 2 महीने। यहाँ तक कोई तकलीफ? मुझे दोनों ब्रैकेट्स के आंसर बता सकते हैं? पहले वाले का आ रहा है 13,000 और दूसरे का आ रहा है नेगेटिव 6,000। अब मेरी बात गौर से सुनो। ये प्रॉफिट 13 और 6,000 लॉस, अल्टीमेट आंसर क्या आया? 7,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हैज ए प्रॉफिट, उन हैज ए प्रॉफिट। और यहाँ हाँ, होता है लॉस। क्या लेना होता है? लॉस। तो लॉस तो है ही नहीं, लॉस तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो लिख दो ना भाई। लॉस तो है ही नहीं, तो लिख दिया 0। जी। तो ये आ गया 30,000, एंड दैट इज द आंसर। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद टर्मिनल लॉस इफ देयर इज अ प्रॉफिट। इससे ज्यादा मुश्किल टर्मिनल लॉस नहीं होता। बस समझ आई? सही है सर, मैंने सारा सही किया था। फिर मेरी इसमें लगाने में मेरी गलती हो गई, वरना ये मैंने पूरा पूरा सही किया था। ओके, तो हमें टर्मिनल लॉस का पता है कि हमारा इस क्वेश्चन में टर्मिनल लॉस है कितना? 8,000 कितना आया था? 8,975। कैसे निकाला? वी नोज नाउ। अब ये टर्मिनल लॉस की एडजस्टमेंट कैसे होगी सर? तो हम बताते। टर्मिनल लॉस ओपनिंग ईयर की तरह कैरिड बैक होता है। कैरिड बैक भी कितना होता है? वही 3 साल कैरिड बैक होता है। ओपनिंग ईयर वाला भी कैरिड बैक होता था। ओपनिंग वाला कैरिड बैक होता था टोटल इनकम से। ये वाला कैरिड बैक होता है ट्रेडिंग इनकम से ओनली। लाइक कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड भी ऊपर से,
यानी सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट होता था, तो कैरीड बैक वाला भी लाइक कैरी फॉरवर्ड ऊपर से, यानी ट्रेडिंग इनकम से ही एडजस्ट होएगा, टोटल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। और ओपनिंग ईयर वाले में फीफो बेसिस थी ना, इधर जो बेसिस है वो है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कैसे करेंगे सर, तो अभी हम आपको बताएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। मुझे बताओ, ये जो ईयर एंड्स हैं, ये बिजनेस बंद हुआ है कौन से साल में बंद हुआ है, कौन से टैक्स ईयर में बंद हुआ है? शट डाउन बिजनेस 22-23 में बंद हुआ है। इससे पहले के तीन और अमाउंट्स दिए हुए हैं, तो 21-22 आ जाएगा, 20-21 आ जाएगा, और 19-20 आ जाएगा। ऐसे ही ना, चार फिगर से 4 साल। ट्रेडिंग इनकम आएगी 7,500, 7,300, 100, और लॉस नहीं लिखा जाता। अब टर्मिनल लॉस है। टर्मिनल लॉस ट्रेडिंग इनकम से ही एडजस्ट होता है, और 3 साल पीछे, एक यवा दवा द्रे वाहिद इतने तलाता, 1 साल, 2 साल, 3 साल से एडजस्ट होगा, खलास, और आ जाएगी एक अमाउंट। अब ये लीफो है। लीफो है मतलब पहले कौन से साल से एडजस्ट करेंगे, 19-20 से कि 21-22? 21-22। लीफो मतलब आखिरी से यूं यूं जाने का। इधर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है तो ये थर्ड है। और सर आपने हमें ओपनिंग में पढ़ाया हुआ है फीफो, यूं यूं जाने का। यूं यूं मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और क्वेश्चन हमने किए हैं। लीफो मतलब पहले हम 100 में से उड़ाएंगे। अगर मैं लॉस मेमोरेंडम आपको रफली बना के दिखाऊं, तो 8975 में से 100 उड़ गए। अभी भी लॉस बाकी है 8875 का। और पीछे गया 7,300 उड़ गए, अभी भी लॉस बाकी है कितना? 1575 का। और फिर इससे पीछे गया 1575 भी उड़ गया, कोई लॉस बाकी नहीं है। जीरो, सॉरी, 0, 0, 1 मोर एंड 5925। इसके बाद अदर इनकम्स आ जाएंगी, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, और पर्सनल अलाउंस तक ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। रिलीफ टर्मिनल लॉस का टोटल इनकम से नहीं होता, ट्रेडिंग इनकम से होता है, और वही 3 साल पीछे जाना है। लेकिन फीफो बेसिस पे नहीं जाना। कौन सी बेसिस पे जाना? लीफो बेसिस पे। दैट्स इट फॉर द टर्मिनल लॉस टॉपिक। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नहीं। ओके, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं अब हो गया सर। मेरा सवाल है, टर्मिनल लॉस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पेपर में यूजुअली टर्मिनल लॉस जो है वो एक एमसीक्यू फॉर्म में नजर आता है। 2 मार्क का एमसीक्यू या एमटीक्यू के अंदर ये आ रहा होता है। तो कैसे आएगा, तो रिवीजन किट का एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है कैरल। कैरल सीजेस दैट हर ट्रेडिंग, यानी बिजनेस बंद कर रही है। अब कैरल आंटी बिजनेस बंद कर रही हैं, तो और रिक्वायरमेंट में है टर्मिनल लॉस बताओ। टर्मिनल लॉस बताओ, तो शाबाश बताओ। तो इसका सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट अप्लाई होती है? तो ये आंसर है, कैरी फॉरवर्ड में तो कोई लिमिट नहीं है। आगे जाते रहो, और अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। जितना आगे जाओ उतनी अमाउंट को कहाँ से एडजस्ट करते हैं कैरी फॉरवर्ड में?
ट्रेडिंग इनकम से। आगे जाओ, ट्रेडिंग इनकम को जीरो करते करते जाते रहो। लेकिन जब हम लॉसेस को करंट ईयर से या कैरिड बैक से एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मसला होता है। यहाँ पे टैक्स कहता है 50,000 इज द लिमिट। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने 8-10 क्वेश्चन किए हैं ट्रेडिंग लॉसेस के, आप उनको उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लॉस 50,000 से ज्यादा का हो। यानी अभी जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके लिए लॉस आपको 50,000 से ज्यादा का दिया जाएगा। जब लॉस 50,000 या इससे ज्यादा का होगा ना, तो करंट ईयर और कैरी बैक करने में हम ध्यान रखेंगे कि या तो 50,000 या फिर 25% ऑफ AI से ज्यादा का लॉस क्लेम ना करें। अब ये AI क्या है? एडजस्टेड इनकम। AI क्या है? एडजस्टेड इनकम। कैसे निकलती है? टोटल इनकम में से ग्रॉस पर्सनल पेंशन, सिर्फ पर्सनल पेंशन, गिफ्टेड नहीं, क्योंकि अगर गिफ्टेड माइनस करोगे तो ANI आ जाएगी और ANI का यहाँ कोई काम नहीं है। आपने टोटल इनकम से सिर्फ ग्रॉस पर्सनल पेंशन माइनस करनी है। और जब आप ये कर लोगे तो आपके पास फिगर आएगी जिसको आप AI बोलेंगे, और AI का 25% निकालोगे और 50,000 लिख दोगे। दोनों में से जो चीज हायर होगी ना, जो चीज हायर होगी ना, उतना ही लॉस करंट ईयर और पिछले साल से एडजस्ट होगा। एक मैं बात लिख रहा हूं, ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन से आएगी। वो बात ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन का। रिस्ट्रिक्शन बोलो, लिमिट बोलो, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अदर इनकम्स पे अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है? अदर इनकम पे। ट्रेडिंग इनकम पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। अब ये मैंने जो बात की ना, अदर इनकम पे अप्लाई होती है, ट्रेडिंग पे नहीं होती, ये अभी सिर्फ याद रखना। ये अभी सिर्फ क्या रखना? याद रखना। ये सिर्फ आप याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन से आपको ये करना सिखाऊंगा कि यार ये अदर इनकम पे अप्लाई होती है, ट्रेडिंग पे नहीं होती, ये क्या सर बात कर दी। तो ये अभी आपको क्वेश्चन से करके दिखाए। ये आपने नोट किया जो मैंने अभी लिखा? यहां तक आपने नोट किया? हाँ, हो गया। अब ये चीज जो लिखी है ना, इसको अपने सामने भी रखिएगा। और ये शीतल नाम का एक अदर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेडिंग लॉस का। लॉस अराइज हो रहा है इधर 22 में और एक पिछला साल है। मुझे आप बता सकते हैं ये कौन से टैक्स ईयर्स हैं? लॉस कौन से टैक्स ईयर में आया है? I think. अपने टैक्स ईयर में, विच इज 22-23। 22-23 अपना साल है, इससे पिछले वाला 21-22 होता होगा। और हम जिस तरह सॉल्व करते हैं अभी बिल्कुल बेफिक्री के साथ वैसे ही सॉल्व करते हैं। ट्रेडिंग लॉस है ना क्वेश्चन में, हम तो यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखते हैं या ट्रेडिंग इनकम लिखते हैं। और 64,000 की इनकम है और ये जीरो है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैंटी चाहती है कि टोटल इनकम से ही लॉस को ऑफसेट करे, यानी कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहती। और आप देखो 22-23 में लॉस हुआ है, 23-24 की कोई डिटेल भी नहीं है। मतलब 22-23 करंट ईयर, यानी मैंने कहा था ना, करंट ईयर किसको बोलते हैं? ईयर ऑफ लॉस को। जिस साल लॉस हो उसको करंट ईयर बोलते हैं। तो 22-23 इज अ ईयर ऑफ लॉस। तो 22-23 से एडजस्ट करेंगे और 12 महीने पीछे जाएंगे। और जो करंट और कैरी बैक होता है वो हमेशा टोटल इनकम से होता है। तो हमें पहले टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। इसका देखो हराम इनकम है कितनी? सेविंग इनकम है 3,000. 3,000। ओके, ईच ईयर है ना। और पर्सनल पेंशन, वो तो पेंशन है, वो तो यहाँ कहीं नहीं आती। टोटल इनकम आ गई। अब मुझे पता है यहाँ लूंगा मैं लॉस का रिलीफ।
जब भी लॉस 1 लाख से सॉरी 50,000 से ज्यादा आ जाए ना, पहले हम क्या करते थे सर, आपने ही सिखाया था, पहले करंट ईयर से माइनस करो, फिर 12 महीने पीछे चले जाओ। ये 63 है और ये कितना है 137। एम आई राइट? सर आपने हमें सिखाया है कि पहले क्या करो, पहले करंट ईयर से लिखो और 12 महीने पीछे चले जाओ, यानी 27 होगा सर, सॉरी 127 होगा। 27 होगा। ओके, अब मैं जो ब्लैक से लिख रहा हूँ ये गलत लिख रहा हूँ। 63 पहले सर यहाँ करो और जो लॉस बच जाए इसको यहां से माइनस कर दो, ऐसा ही सीखा है ना कुछ, जी लेकिन काम करेंगे तो गलत हो जाएगा। सर ऐसा कैसे, आज से पहले तक इतने क्वेश्चन किए यही काम सही था, आज पहली मर्तबा आप कह रहे हो कि अगर ऐसा करोगे डायरेक्ट डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वाई लाइक दैट? तो इसका रीजन आसान ये है कि इस सवाल में जब लॉस मेमोरेंडम में लॉस लिखा ना आपने, तो वो लॉस 50,000 से ज्यादा का है। जब भी लॉस 50,000 से ज्यादा नजर आएगा, ये रिस्ट्रिक्शन, ये डब्बा रिस्ट्रिक्शन का बॉक्स आपको ले लेना है और रिस्ट्रिक्शन के बॉक्स से पूछना है कि ए रिस्ट्रिक्शन के बॉक्स, जरा तू बता कि मैं कितना लॉस यहाँ एडजस्ट करूं। अपनी होशियारी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने इस डब्बे को लाना है, रिस्ट्रिक्शन का बॉक्स लाना है, ए आई शी आई की वर्किंग करनी है और ये बॉक्स आपको बताएगा कि कितना आप करेंगे। ये बात समझ आई? अब ये जी पहले हम आपको सिखाएंगे ये बॉक्स अप्लाई करना करंट ईयर के लिए। ये करंट ईयर एक टर्म है, इसके साथ कोई सा भी टैक्स ईयर हो सकता है, जैसे इस सवाल में है 22-23। लेकिन ये रूल जो अभी सिखाया जा रहा है ये करंट ईयर को संभालने का रूल है। करंट ईयर किसको बोलते हैं, जिस साल लॉस होता है। एम आई राइट? जी जितना लॉस होता है, लिमिट है 50,000। 25% ऑफ ए आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, ए आई निकलती है 25% ऑफ टोटल इनकम, ये टोटल इनकम 22-23 ना, इसको भूल जाओ, 21-22 को भूल जाओ। सर 22-23 की अपने पास है 63,000। ग्रॉस पर्सनल पेंशन, सर ये रही पर्सनल पेंशन और ग्रॉस ही है, वरना हमें ग्रॉस अप करने भी आती है कि पेंशन को ग्रॉस कैसे करते हैं, 100/80 करके। ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, 63 माइनस दिस इंटू 25%, क्या आएगा 14,000। 14,319। इन दोनों में से हायर कौन है, 50,000। मतलब मैं लिमिट पे रुक गया कि मैं 50,000 ही क्लेम कर सकता हूँ भाई। यानी लॉस मेमोरेंडम में आप देखो 22-23 में सिर्फ 50,000 क्लेम किया गया, लॉस बचा। कितना लॉस बचा, बहुत लॉस बचा। 77,800। 70। 7। ओके, ये है, हमेशा ये तरीका यूज होगा करंट ईयर के लॉस में। जिस साल लॉस हुआ है वहां पे, यानी लॉस अगर 50,000 से ज्यादा है तो जिस साल लॉस हुआ है उस साल ये फॉर्मेट इस तरह से चलाया जाएगा। बात समझ आई? जी कॉपी हो गया? जी अब मेरी बात गौर से सुननी है, ये फॉर्मेट दोबारा चलाया जाएगा। अब ये फॉर्मेट चलेगा किसके लिए, कैरिड बैक के लिए। कैरिड बैक के लिए, 21-22 के लिए। अब 21-22 के लिए फॉर्मेट चलाने से पहले मैंने एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ अदर इनकम के लिए है। किसके लिए है, ये रिस्ट्रिक्शन क्या खेल सिर्फ अदर इनकम। अदर इनकम के लिए। 22-23 में तो होगी ही अदर इनकम ना, ट्रेडिंग इनकम तो सवाल ही नहीं है।
करंट ईयर में तो सवाल ही इम्पॉसिबल है कि ट्रेडिंग इनकम हो, क्योंकि लॉस होगा तो कुछ होगा ना। करंट ईयर यानी लॉस वाले साल में तो ट्रेडिंग इनकम हो ही नहीं सकती। लेकिन जो पिछला साल होगा ना, उसमें आपके पास ट्रेडिंग इनकम भी होगी और अदर इनकम भी होगी। तो आपको जिस तरह बता रहा हूँ आपने पेपर में उसी तरह करना है। आपका लॉस 77,800 ऑल दो बचा है, पता है क्या करोगे आप? 64,000 तो सीधे हाथ से एडजस्ट कर दोगे पहले। क्यों? क्यों सर, उस पर लिमिट नहीं लगेगी क्या? 50 पे रोकेंगे नहीं क्या? तो नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन अदर इनकम्स के लिए है। ये रिस्ट्रिक्शन ट्रेडिंग इनकम के लिए तो है ही नहीं ना। ट्रेडिंग इनकम जितनी होगी उतनी आ जाएगी। ट्रेडिंग इनकम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात समझ आई? तो ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अदर इनकम के लिए है। तो 64,000 तो मैंने आंखें बंद करके 21 बाई इस कर दिया। कितना बचा? 13. अब बारी इसमें अदर इनकम्स भी तो है ना। अदर इनकम पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। कैसे होती है? टोटल इनकम -5725, 25%। जरा बताना। 31,750. 31,750. हायर ऑफ का मतलब 50,000 तक माइनस हो सकता है। मेरा लॉस कितना है बचा हुआ? 50,000 तक में माइनस करने की अभी भी मेरे पास इजाजत है। मेरा लॉस है 13,800, माइनस कर दूं? जी. कर दिया। क्या बचा? लेकिन इसने मुझे करंट ईयर में यानी ईयर ऑफ लॉस में नुकसान किया है। तो ये आपने देखा। और नेट इनकम के बाद आप पर्सन हाउस, इसमें बाकी टैक्सेबल इनकम है। मैं हमेशा कहता हूँ रिक्वायरमेंट पढ़ना। टैक्सेबल इनकम यानी पर्सन हाउस लाजमी माइनस करना, वरना खाली खाली फजूल में अपना 1 मार्क जाया करवा दोगे। पर्सन हाउस माइनस कर लेना, जो आंसर आए वो टैक्सेबल इनकम लिखना, वो इसका आंसर होगा। आपने क्या सीखा? रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई होती है? अदर इनकम पे। और अदर इनकम वाला रूल ये जो है वो सिर्फ पिच कैरीड बैक पे होगा। करंट ईयर पे क्या होगा, कैसे होगा? ये फार्मूले का आंसर होगा, जो हायर होगा उतना ही लॉस एडजस्ट कर देंगे करंट ईयर से, यानी ईयर ऑफ लॉस से, यानी कि जो इसमें 22-23 है। पीछे जाने की बात करेंगे तो पीछे जाएंगे तो पहले जितना लॉस है उसको देखा। 77,800 का लॉस है। ट्रेडिंग इनकम 64 है, पूरी एडजस्ट कर दी। बाकी जो बचा उस पर ये लिमिट लगाई, 50,000 तक अलाउ है। तो 13,800 इज इन द लिमिट। तो पूरा वो एडजस्ट हो गया। बात क्लियर है? सही. ये है हमारे पास ट्रेडिंग लॉसेस का चैप्टर, जो कि अब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है तो स्टूडेंट्स, अब हमने ट्रेडिंग लॉसेस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। वीडियो ट्रेडिंग लॉसेस ही कंप्लीट अब आपके पास है। कुछ भी हेल्प हुई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।